गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है आपके थर्ड कंपल्सरी पेपर है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल, जो आपका थर्ड कंपल्सरी पेपर है, उसी में हम एजुकेशन मैनेजमेंट का अध्ययन फर्स्ट यूनिट में जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज परिभाषा में तो विशेषताएं इत्यादि हमने कर ली है कार्य। अब आज जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शैक्षिक प्रबंधन के मौलिक तत्व, शैक्षिक प्रबंधन के मौलिक तत्व की 3 बताए हैं कि जो प्रबंधन करता है उसके 3 मौलिक तत्व हैं। ठीक है, पहला है अदा, जिसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेस, वही इसमें वही 3 तत्व है। अदा, प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है, प्रक्रिया और इनपुट। अदा, प्रदा और इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर में हम जो कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, जिसके जब हम कमांड देते हैं तो उसमें प्रोसीडिंग होती है, उसको उसी कमांड को फॉलो करते हुए जो है अपना कार्य करता है और फिर उसका वो रिजल्ट बताता है मॉनिटर को। ठीक है, वैसे ही शैक्षिक प्रबंधन के 3 मौलिक तत्व बताए हैं, अदा, प्रदा और प्रक्रिया। इनपुट डिवाइस, इनपुट के अंदर जो है अदा में जो है 3 जो है तत्व माने गए हैं, वो है मानवीय संसाधन। पहला मानवीय संसाधन में छात्र, शिक्षक और अभिभावक। ठीक है, और भौतिक संसाधन में भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जो होते हैं उसमें फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, साधन सुविधाएं हैं जो हमको दिखाई दे रही है, जिनके द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है। फिर भौतिक संसाधन, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और भौतिक। प्रबंधन जब करते हैं तो इन दोनों का समन्वय करते हुए हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कार्य को संपादित कराना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी ये बात बताई थी कि संसाधनों के उपयोग से ही कार्य संपन्न होता है, एक के अभाव में दूसरा इफेक्ट करता है, तो दोनों का समन्वय, तारतम्यता होते मिलान करते हुए कार्य को संपादित मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर है अदा। तो इसमें जो है मानवीय और भौतिक संसाधनों को कार्य में लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में जो कमांड दे रहे हैं, तो कमांड देना मतलब इन दोनों साधनों को कमांड देके प्रबंधन कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है, कार्य को संचालित किया कराया जा रहा है निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो इनमें दोनों का समन्वय। फिर जब इनको निर्देश दिया जाता है, जब इनका उपयोग किया जाता है कि किस तरीके से इसको काम में लेना है, कैसे इसको काम में लेना है, किस तरीके से हमको कार्य को करना है, वो कहलाता है प्रक्रिया। तो ये दोनों साधन सुविधाएं जो है उन कमांड को, उनको निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य को संपादित करती है, कार्य करने का यहाँ तरीका। ठीक है, फिर आउटपुट में जो है वो रिजल्ट, जो हमने कार्य किया है उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या कार्य सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है प्रक्रिया। प्रक्रिया में जो आता है पहला निष्पत्ति, प्रभाव।
वित्तीय प्रबंधन। चौथा है कार्मिक प्रबंधन। ये चार जो है इसके अंतर्गत होता है। निष्पत्ति प्रबंधन के किस तरीके से, कैसे हमको काम किस तरीके से कराना है कि और जो कार्य करा रहे हैं उसका क्या, उससे क्या विकास होगा, इन फ्यूचर में हमको इसका क्या फायदा होगा और उसके लिए कितने धन की आवश्यकता है, जितना वित्त की आवश्यकता है उतना हमारे पास है या नहीं है, नहीं है तो किसके द्वारा अन्य कौन से साधन ऐसे हैं जिससे हम उसको उपलब्ध कराएंगे। और जो कार्मिक हैं, मैं जो करने वाले कर्मचारी, उनका प्रबंधन करना इसके अंतर्गत आता है। अब है इनपुट। इनपुट में है पहला प्रबंधकीय उपलब्धि। दूसरा है मनोवृत्ति। तीसरा है नवीन क्षेत्र। चौथा है तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है कि जो कार्य किया है, जो मैनेजमेंट किया है, उसकी उपलब्धियां क्या प्राप्त हुई, उसका रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, फिर जो रिजल्ट मिला उससे हमारी मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव, हमारे मन की भावनाओं पर, अधीन कर्मचारियों की भावनाओं पर क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जब रिजल्ट निकलता है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट सामने आते हैं। फिर है नवीन क्षेत्र की कार्य करने के प्रबंधन के पश्चात कार्य का जो रिजल्ट निकला उसके बाद एक नवीन क्षेत्र, एक नवीन प्रवृत्ति, एक नवीन योजना क्या प्राप्त हुई, जो हम चाहते थे वह योजना प्राप्त करने में हमको सफलता मिली या नहीं मिली। और तर्कपूर्ण चिंतन, हम कार्य को जब करते हैं तो कार्य को करने के बाद हम तर्क के साथ जो है बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है इसमें जो है 3 तत्व जो है मौलिक तत्व माने गए हैं जिसके आधार पर प्रशासन जो है मैनेजमेंट करता है। अब है शैक्षिक प्रबंधन का की विशेषताएं हैं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता है उचित व्यक्ति को उचित कार्य देना। उचित व्यक्ति को उचित कार्य देना। ठीक है कि कार्य जो होता है, कार्य का विभाजन करने में प्रबंधक को बहुत ही सजगता, अवेयरनेस और कॉन्शियस होकर कार्य का विभाजन करना पड़ता है। क्यों? यदि कार्य हम विपरीत व्यक्ति को प्रदान कर दें
या कहें जिसको जिसमें रुचि है उसके अनुसार कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, कुशलता अलग होती है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो भारी काम करने में समर्थ होते हैं, कुछ व्यक्ति बौद्धिक काम में समर्थ होते हैं। बौद्धिक में भी कार्य का विभाजन होता है, कुछ जो है रचनात्मक कार्य में रुचि लेते हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य में रुचि लेते हैं, कोई ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित बौद्धिक कार्यों में रुचि लेते हैं। किसी का गणित का ज्ञान अच्छा है, किसी का विज्ञान का ज्ञान अच्छा है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि व्यक्ति की रुचि, इच्छा, एबिलिटी को ध्यान में रखकर कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। क्यों? संस्था में सभी कैटेगरी के व्यक्ति कर्मिक होते हैं, ठीक है। ग्रेड ए से ग्रेड डी तक के व्यक्ति वहां पर होते हैं और सभी को की कार्य कुशलता को जानना प्रबंधक के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि जब वो उसकी कार्य कुशलता को, उसकी बौद्धिक स्तर को जानेगा तभी वो कार्य का विभाजन सही कर सकेगा। यदि गलत व्यक्ति को गलत कार्य दे दिया जाएगा तो कार्य में उसको करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा और ना ही वो अपनी कुछ मौलिकता को उसमें प्रदर्शित करेगा और कार्य उसको बोझ लगेगा, ठीक है। तो कार्य का विभाजन जो किया जाना है उसमें प्रबंधक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की जिसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, उसी के अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए। अन्यथा कार्य का रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2 है शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल बनाना। शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल बनाना। देखिए, शैक्षिक कार्य जो शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिसका मैनेजमेंट किया जाता है वो शैक्षणिक प्रशासन कहलाता है। शिक्षा का कार्य जो है हर किसी के वश में का नहीं है, ये एक बहुत जटिल कार्य है। बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बाद में हम जो है शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से हजारों लाखों लोग जो है उस ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। एक शिक्षक को दीपक की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण ये है कि उसके ज्ञान के प्रकाश से हजारों लाखों लोग जो है प्रकाशित होते हैं। और यदि शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता सही नहीं है या कहें कि उसको अपने विषय का ज्ञान सही नहीं है, गलत ज्ञान प्राप्त है, तो वो बालकों को भी गलत ज्ञान प्रदान करेगा और वो गलत ज्ञान जो है लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आएगा। इसलिए शैक्षणिक प्रशासन के अंतर्गत जो है दूसरी विशेषता में ये है कि जो शैक्षणिक जटिलता है, क्योंकि शिक्षण का कार्य जटिल है, कठिन है, ठीक है, उसको किस तरीके से सरल बनाया जाए, उसमें सरलता लाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट रख सके, नए ज्ञान से वो अवगत हो सके और वो नवीन ज्ञान को अपने छात्रों को प्रदान कर सके। इसके लिए प्रबंधक को नए नए अवसर शिक्षक को प्रदान करते रहना चाहिए। जो आप सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है वो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही होता है कि शिक्षक के ज्ञान को अपडेट किया जाए, शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाया जाए, नए
मानवीय व भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। मैनेजमेंट के लिए जो भौतिक और मानवीय संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग सरलता से, गहनता से लिया जाए और ऐसा कार्य का मैनेजमेंट किया जाए कि कार्य करने वाले को कार्य बोझ ना लगे और सरल मतलब उसमें को करने में उसको एंजॉय लगे, मनोरंजन लगे, मनोरंजन के साथ किया गया कार्य भार नहीं लगता। तो जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट करता उस कार्य का उस कार्य को कराने के लिए जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन है उन सब का समुचित उपयोग करते हुए मैनेजमेंट को करे और कार्य को अधिक से अधिक सफल बनाने की कोशिश करे। अगला है अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण। अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण। क्योंकि शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना ही शैक्षणिक प्रबंधन का उद्देश्य है। तो अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण, एटमॉस्फेयर, यदि पढ़ने के लिए सही एटमॉस्फेयर बालक को नहीं मिलता है, बहुत नॉइस वाली जगह है, बहुत शोरगुल वाला स्थान है जहाँ पर आसपास में गाड़ी चल रहे हैं या बहुत शोर हो रहा है, तो बालक जो है, बालक का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसके लिए एक वातावरण प्रदान करना अनिवार्य है। बालक को नई नई योजनाओं को से जानकारी कराएं, नए नए साधन सुविधाएं उपलब्ध कराएं, नई नई योजनाएं से अवगत कराएं और अध्ययन अध्यापन के लिए उनको मोटिवेट करें, प्रेरित करें। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट उत्पन्न करना पड़ता है। यदि हम चाहें कि शोरगुल के वातावरण में इसीलिए में पढ़ाई की जा सकती है तो ये असंभव है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा कि हम दूसरी चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाए। इसलिए जो है विद्यालय, महाविद्यालय जो है बहुत शांत प्राकृतिक वातावरण में खुले में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर हवा पानी की व्यवस्था भी समुचित हो, प्रकाश की व्यवस्था समुचित हो। तो उससे एक माहौल उत्पन्न होता है अध्ययन करने के लिए, अध्यापन कराने के लिए। क्योंकि शोरगुल का वातावरण में यदि हम महाविद्यालय होगा तो एक माहौल उत्पन्न नहीं होगा, बालक का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, शिक्षक का पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। तो एक शैक्षणिक गुणवत्ता की जो हम आकांक्षा कर रहे हैं वो आकांक्षा की पूर्ति भी नहीं होगी। इसलिए अध्ययन अध्यापन जो है के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की आत्मविश्वास भावना का विकास। ठीक है, जब हम काम को करते हैं और एक तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट सकारात्मक आता है। ठीक है, इसकी काम को सुचारू रूप से करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो जब हम काम को कर रहे हैं और काम का सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहा है तो करने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। कार्य की सफलता और असफलता व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरती है। तो मैनेजमेंट करता है, जब मैनेजमेंट के द्वारा काम को संपन्न
न मिल जाए। और असफलता मिलने के पीछे कोई ना कोई कमी होती है। ये डेफिनेट है कि कार्य में हमको असफलता मिल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे कार्य करने का तरीके में कोई ना कोई कमी रही है, जिसके कारण ही हमको असफलता मिली। अब वो कमी क्या रही, उस समय हो सकता है हमको वह ज्ञात नहीं हुई, उसका पता नहीं चला कि कुशल मैनेजमेंट कर्ता के अभाव में भी ये हो सकता है कि जब उसने निर्देशन दिया, नियंत्रण करा, ऑब्जर्वेशन करा, तो कार्य को सही ढंग से नहीं देखा कि कार्य गलत हो रहा है, इसका परिणाम गलत निकल सकता है और आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। तो इसके कारण से हमारे अंदर एक भय का भावना आ जाती है और कार्य की सफलता हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत करती है। और मैनेजमेंट के साथ जो भी हम काम करते हैं उस कार्य में हमको सही मैनेजमेंट के साथ जो काम करते हैं उससे हमको सफलता मिलती है और हमारे मन में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। अगला है विद्यालय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। विद्यालय में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, जो भी कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने में मैनेजमेंट कर्ता को सरलता होती है, जो योजना के अनुसार वो कार्य संपन्न किया जाता है। इसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना, कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या क्या कार्य, क्या क्या तरीके और अपना रहे हैं। तो जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है उसको करने का प्रभावशाली तरीका कार्य के सही और गलत का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। और लास्ट है अनुसंधान। अनुसंधान के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। अनुसंधान जो होता है वो नई चीज को खोजने का तरीका है। जब तक हम अनुसंधान रिसर्च नहीं करेंगे, किसी भी कारण, किसी भी समस्या के को लेकर हम अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान के माध्यम से हमको नई योजनाओं की जानकारी मिलती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है शैक्षिक प्रबंधन की ये विशेषता है, जिसके आधार पर हम जो शिक्षा व्यवस्था को सही चलाने के लिए मैनेजमेंट जो संस्था प्रदान जो मैनेजमेंट करता है उससे जो है सफलता मिलती है और कार्य जो है सुचारू रूप से मिलता है, उसका परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। अब आपका आज का क्वेश्चन है गृह कार्य का। शैक्षिक प्रबंधन के मौलिक तत्व बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,
दिन में 2 बार कम से कम गर्म पानी का नियमित रूप से सेवन करें और उसमें नींबू यदि डाल लेंगे तो और भी जो है बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि कोरोना नामक वायरस को मारने के लिए विटामिन सी बहुत उपयोगी होता है। इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।